हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विज्ञान के एक और महत्वपूर्ण वीडियो की सीरीज में। क्योंकि अभी हमारा 1000 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाके वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से आरंभ करते हैं। सारे प्रश्न आपके महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से अभ्यास कीजिएगा, ताकि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आने पे आसानी से आप उसके उत्तर दे सकें। तो चलिए पहले प्रश्न से वीडियो को आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह कौन सा है? तो वह आपका है क्लोरोक्विन। पहले क्या था? मलेरिया उपचार के लिए सिनकोना की छाल का प्रयोग होता था। अब क्या है? मानव निर्मित जो दवा है क्लोरोक्विन, उसका प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो इसका सही जवाब होगा मटर। मटर जो है वह ऐसा फसल है जो मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है। अगले प्रश्न की ओर चले तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? जो दालचीनी होता है वह इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? जो चंदन के पेड़ होते हैं आंशिक मूल परजीवी होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चले तो नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं। तो ऐसे पादप उभय लिंग श्रेय कहलाते हैं। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण होते हैं। जो पत्ते जो लाल या नारंगी या पीला दिखाई देते हैं वह हमें कैरोटीनाइड की वजह से दिखाई पड़ते हैं। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा किससे संबंधित हैं? तो ये 3 पादप परिवारों से संबंधित फसल हैं। बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो जो बांस होता है उसे घास के रूप में हम वर्गीकृत करते हैं। धनिया में उपयोगी अंश होता है। तो धनिया में जो है उसके पत्ते और जो सूखे फल होते हैं वे उपयोगी अंश होते हैं। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जैव ईंधन जो होता है हमें जैट्रोफा से प्राप्त होता है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो जो आंवला होता है उसे हम शाकीय भारतीय डॉक्टर के रूप में जानते हैं। तो आंवला काफी महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है। तो जो स्तनपायी होते हैं उनमें हमें बायां धमनी चाप दिखाई पड़ता है। लिटमस हमें कहां से प्राप्त होता है? तो लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो वह फसल कौन सा है? चावल इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो जो पाइन होता है उसके बीज से हमें यह प्राप्त होता है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। तो जिसका सही उत्तर होगा वह सहजीवी जीवाणु है। जड़ें धनात्मक भुन्यानुवर्तन होती है। तो अधिकांशतः क्या होती है? भुन्यानुवर्तन यानी कि पॉजिटिव जियोट्रोफिज्म होती है। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्लोरोफिल कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह CO2 पानी तथा क्लोरोफिल से प्राप्त होती है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था किसने? तो खुराना ने DNA का संश्लेषण किया था सबसे पहले। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जो जोहानसन थे उन्होंने जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? तो जो वाटसन थे उनके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया था। तो वाटसन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर चले तो अगला प्रश्न है कि अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है
तो यह क्रोमोसोम की वजह से होता है, तो क्रोमोसोम इसका सही उत्तर हो जाएगा। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन तथा क्रिक ने इसे प्रस्तावित किया था, तो वाटसन तथा क्रिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो कोशिका की आत्महत्या की जो थैली है वह लाइसोसोम को कहा जाता है, तो लाइसोसोम इसका सही उत्तर होगा। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? तो वह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसका सही उत्तर हो जाएगा। 80% से अधिक सेल या जिसे हम कोशिका बोलते हैं वह पाए जाने वाला पदार्थ है, तो वह कौन सा पदार्थ है? तो वह जल है, तो जल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चले, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो यह जो अंतर होता है वह कोशिका भित्ति की वजह से होता है, तो कोशिका भित्ति इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। गोल्जी कॉय का प्रमुख कार्य है, तो स्रावी इसका सही उत्तर होगा। एक काष्ठकीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? तो पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना इसका सही उत्तर होगा। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जो जाइलम टिश्यू होता है उसकी सहायता से पानी ऊपर जाता है, तो जाइलम टिश्यू इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अधिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? वे थे जेसी बोस, इसका जेसी बोस बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है, तो वह सागर है, सागर इसका सही उत्तर हो जाएगा। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो वह वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो वन रोपण बिल्कुल सही जवाब होगा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, तो द्वितीयक उपभोक्ता इसका सही उत्तर होगा। हाइड्रोफाइट कहते हैं, तो एक जलीय पौधे को हम हाइड्रोफाइट कहते हैं, तो हाइड्रोफाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मरुभिद्ध पौधा है, तो जो कड़ील पौधे होते हैं वह मरुभिद्ध पौधा होते हैं। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है, तो पर्यावरण के जो अजैव अवयव हैं वह क्या है? वायु है, तो वायु इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है, तो मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, हाइड्रोपोनिक्स जो मिट्टी के बिना ही पौधे में वृद्धि होती है वह हाइड्रोपोनिक्स इसे संबंधित है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो जो हरे पौधे हैं वे सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण के उदाहरण हैं। परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो 33.33% इसका होना चाहिए, 33.33% इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में मैनग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है, ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पर निर्भर करते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा? यांत्रिक मदद हेतु। अगले प्रश्न को देखिए, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि पादपालय एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दिशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है, तो ये इसका सही जवाब होगा। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो जो कार्बनिक कृषि होती हैं वे पर्यावरणीय दृष्टि से काफी उपयुक्त हैं। अगला प्रश्न है कि अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, तो जो रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे हैं वे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, तो ग्रीनेल्स ने पारिस्थितिकी नीचे
की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो ग्रिनेल्स इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है तो जो समुद्र, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? तो इसका जवाब होगा संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। सामाजिक वानिकी है, इसका उत्तर होगा सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे का उगाना और उनकी व्यवस्था करना। अगले प्रश्न को देखिए। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान आपका लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। इस तरह से हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है और 1000 क्वेश्चन में जो कुछ प्रश्न अब बच गए हैं उसे हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो हमारा 1000 क्वेश्चन का यह सीरीज समाप्त हो जाएगा, फिर हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।